हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हे ह्यूस्टन, वी हैड अ प्रॉब्लम हियर। ये अपोलो 13 मिशन की वो लाइन है जो अपोलो 11 के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कही गई थी। That's one small step for a man से भी ज्यादा फेमस हुई थी। पर ऐसा क्यों ये लाइन सुनने के बाद नासा और दुनिया दोनों ने इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर घोषित कर दिया। अब अगर आप नहीं जानते मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं अपोलो 13, नासा के अपोलो सीरीज के 7th क्रूड मिशन और 3rd लूनर लैंडिंग मिशन की, जो लॉन्च के दूसरे ही दिन फर्स्ट लूनर लैंडिंग मिशन से भी ज्यादा फेमस हो गया और जिसकी वजह थी एक बहुत ही मेजर डिजास्टर। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिड स्पेस में पहुंचते ही उनका ऑक्सीजन टैंक फट गया, जो बेसिकली उनके स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल और उनकी ब्रीदिंग दोनों के लिए जरूरी था। यानी एक तरह से बीच में खराब होने के कारण ना वो मून तक जा सकते थे और ना ही वापस अर्थ पर लौट के आ सकते थे और ऑफ कोर्स ना ही ज्यादा देर तक मिड स्पेस में लटके रह सकते थे। बचने का कोई रास्ता नहीं देखते हुए तीनों क्रू मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि वो खुद से ही अपने लूनर लैंडर की मदद से अर्थ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अफसोस यहाँ भी एक परेशानी थी। लैंडर सिर्फ 2 लोगों को मून पर लैंड करवाने और वापस लाने के लिए बना था, यानी ना उसमें 3 लोगों के रहने लायक जगह थी और ना ही उतनी ऑक्सीजन थी। तो फिर आखिर इसके आगे क्या हुआ? क्या वो लोग वापस आ पाए या फिर स्पेस में ही घूम गए? यही तो जानना है हमारे आज के इस वीडियो का मकसद। So, without wasting any time, let us get on with our today's video titled 3 Men Lost in Space: The Apollo 13 Disaster। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपोलो लूनर मिशंस के हिस्ट्री से, जो देख के हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि अपोलो नाम के ज्यादातर मिशंस अपने अकम्प्लिशमेंट्स के साथ साथ अपने क्लोज कॉल्स और ट्रेजेडीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए अपोलो 11 वाला मिशन ही देख लो। लूनर लैंडिंग के टाइम पे लैंडर का फ्यूल ही खत्म हो चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जल्दी से राइट स्पॉट ढूंढना पड़ा लैंडिंग के लिए, और ये सब एक हैपहैज़र्ड तरीके से हुआ। फिर अपोलो 12 के लॉन्च के वक्त रॉकेट भी बिजली पर गिर गई थी और रॉकेट के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक झटके में बंद कर दिया गया था। एंड लास्टली, जब पिछले 2 लूनर लैंडिंग मिशंस इतने इंटेंस थे, तो भाई तीसरा यानी कि अपोलो 13 कैसे पीछे रहता? अब जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अपोलो 13 मिशन भी अपने पूर्वज मिशंस की तरह काफी सुर्खियों में रहा था, पर अपने सक्सेस के लिए नहीं बल्कि अपने सक्सेसफुल फेलियर के लिए। सो चलो आइए थोड़ा इस मिशन के बारे में डिटेल में झांक मारते हैं, जहां सबसे पहले आता है मिशन में यूज होने वाला स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 3 हिस्से थे। एक कमांड मॉड्यूल ओडिसी, एक लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस और एक सर्विस मॉड्यूल। अब देखो, एस्ट्रोनॉट्स की भाषा में ना कमांड मॉड्यूल प्लस सर्विस मॉड्यूल को ऑर्बिटर कहा जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तीनों क्रू मेंबर्स यानी कि मिशन कमांडर जिम लोवेल, कमांडर मॉड्यूल जैक स्विगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस चांद के ऑर्बिट में पहुंचने तक ओडिसी में ही रहने वाले थे, जिसे प्रोपल्शन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रीदिंग ऑक्सीजन सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइड करने वाला था। और इस लूनर लैंडर की फेलियर वाली कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक क्विक फैक्ट सुनाना चाहता हूं। मतलब क्या आपको पता है 1999 में जोनाथन जेम्स नाम के एक 15 साल के बच्चे ने यूएस के डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी यानी DTRA के साथ साथ नासा को भी हैक कर दिया था, और जेम्स ने सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड्स का पता लगा दिया था। पर अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर 1999 में एक 15 साल का लड़का हैकिंग कर सकता है, तो आज तो हर अंडे से निकला हुआ बच्चा मोबाइल चला लेता है और हर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे के पास मोबाइल से लेकर मैकबुक होता है। तो आज तो हर दूसरा इंसान हैकर बन सकता है, और ऐसे ही इंसान तो है जिनकी वजह से हर रोज 30,000 वेबसाइट्स हैक होती हैं। यानी गलती मलती भलती से अगर आप इनके हाथ भी लग गए तो आपके डेटा की हैकिंग और आपके प्राइवेसी का बैंड बाजा बारात निकलना तो तय है। और अगर तुम्हें अपने आप को और अपने डेटा को इस प्राइवेसी ब्रीच से बचाना है तो वरी नॉट, क्योंकि नॉर्ड वीपीएन से आपको सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी की भी गारंटी मिलेगी। नॉर्ड वीपीएन एक ऐसा ऐप है जो आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है और साथ ही साथ ये आपके इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को एन्क्रिप्ट भी करता है, जिससे कोई और एरा गैरा नतुखैरा हैकर आपके किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। यही नहीं, ये ऐप डिस्कलेस सर्वर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आपका कोई भी डेटा सर्वर के रीबूट होते ही वाइप आउट हो जाता है। मतलब नॉर्ड वीपीएन खुद भी आपके डेटा को स्टोर नहीं करता। इसके अलावा सिक्योरिटी के साथ साथ ये आपको फास्ट और स्टेबल इंटरनेट स्पीड भी प्रोवाइड करता है, और इसके 5200 से भी ज्यादा सर्वर्स है। मतलब
आप जब चाहे अपने वर्चुअल लोकेशन को आसानी से बदल भी सकते हो और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप एंड्रॉइड से लेकर iOS, macOS, विंडोज और लिनक्स यहाँ तक कि एंड्रॉइड टीवी को भी चला सकते हो। मतलब एक NordVPN और सुरक्षा 6 डिवाइसेस की। ये ऐप आपको बड़े आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऐप को मेरे कूपन कोड GSF Science के साथ यूज करते हो या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हो तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन और एक बड़ा वाला डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इसके साथ एक बोनस गिफ्ट भी मिलेगा। और अगर किसी वजह से आप इस ऐप के सब्सक्रिप्शन को 30 डेज से पहले कैंसिल करते हो तो आपको 30 डेज मनी बैक रिफंड भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की, बेस्ट सिक्योरिटी VPN पाने के लिए और हैकर्स और डेटा लीकिंग से बचने के लिए NordVPN को डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर एक बार ये ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में सेट हो जाता तो आगे का काम लूनर मॉड्यूल यानी एक्वेरियस का था। एक्वेरियस सिर्फ 2 ही लोगों को 2 दिन तक ऑक्सीजन और पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता था, पर ये तीनों ही क्रू मेंबर्स इस चीज से अनजान थे कि यही छोटा सा एक्वेरियस जो सिर्फ 2 लोगों की ही कैपेसिटी रखता है वो आगे चल के इनकी जान बचाने वाला है। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि ये 2 लोगों की कैपेसिटी रखने वाला ये कंपार्टमेंट कैसे तीनों की जान बचा सकता है। वेल, ये जानने के लिए आपको इस मिशन के डे 1 से सब कुछ जानना होगा, क्योंकि इश्यूज तो लॉन्च होने के साथ ही शुरू हो चुके थे, पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। तो भाई लोग, अप्रैल 11, 1970 के दिन केप कैनेडी स्पेस स्टेशन से दोपहर के 2:13 EST को अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ यूजिंग नासा's मल्टी यूनिट सैटर्न V रॉकेट सिस्टम। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही ऑर्बिटर सैटर्न V रॉकेट के 3rd स्टेज यूनिट SIVB से सेपरेट हुआ और एक्वेरियस को साथ लेकर चांद की ओर निकल पड़ा। कमांड मॉड्यूल में बैठे क्रू मेंबर्स तो ये सोचकर ही काफी खुश हो रहे थे कि तकरीबन 3.5 डेज में वो चांद की सतह पर अपने कदम रखने वाले हैं, पर उन्हें क्या ही पता था कि उनके कंपार्टमेंट से कुछ ही मीटर नीचे सर्विस मॉड्यूल में क्रैक्ड वायर हाईली फ्लेमेबल ऑक्सीजन टैंक को छू रही थी। मतलब हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई टिकिंग टाइम बॉम्ब बस फटने की फिराक में हो। पर अब तक दुर्घटना घटी नहीं थी। वो कहते हैं ना, दुर्घटना ऐसे वक्त पे घटती है जब आपकी हालत कुछ ऐसी होती है कि आगे कुआं और पीछे खाई। और यही सेम हुआ अपोलो 13 के साथ, जब 13 अप्रैल की शाम वो पृथ्वी से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर था। तब लॉवेल और हाइस एक्वेरियस को मून पर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और साइमल्टेनियसली कमांड मॉड्यूल पायलट स्विगर्ट सर्विस मॉड्यूल में मौजूद 1st और 2nd ऑक्सीजन टैंक्स को क्रायोस्टिर करने की तैयारी कर रहे थे। अब अगर आपको नहीं पता कि क्रायोस्टिर क्या है, तो ये बेसिकली एक रूटीन प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग स्पेस मिशंस, जो टैंक्स में मौजूद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का आउटर स्पेस की ठंड में प्रेशर ड्रॉप होने से रोकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से टैंक्स के मोटर्स को घुमाया जाता है ताकि गैसेस इक्वली स्प्रेड हो जाए, जस्ट लाइक अ किचन मिक्सर। तो जैसे ही स्विगर्ट ने क्रायोस्टिर ऑन किया, करंट क्रैक्ड वायर से होते हुए ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचा और डन, बूम, दुर्घटना घट गई। 2nd टैंक में एक बहुत ही तेज ब्लास्ट हुआ जिससे टैंक 1 में भी छेद हो गया और ऑक्सीजन लीक होने लगा। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि सर्विस मॉड्यूल के एक तरफ का पैनल कवर ही उड़ गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट से मिले मोमेंटम की वजह से अपने पैथ से ही भटक गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही लॉवेल और हाइस, जो लैंडर मॉड्यूल का इंस्पेक्शन कर रहे थे, तेजी से कमांड मॉड्यूल की तरफ बढ़ने लगे, ये देखने के लिए कि भाई हुआ क्या। और अंदर आते ही उन्हें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर एक चीज दिखी, लो पावर सप्लाई की वार्निंग लाइट फ्लैश हो रही थी। अब ऐसे में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या है। और तभी किस्मत से लॉवेल की नजर खिड़की से बाहर गई और उन्हें पता चला कि सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हुआ है और उनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा है। और भाइयों, बिल्कुल यही वो समय था जब हमने इस मिशन की वो फेमस लाइन को रिकॉर्ड किया। प्रॉब्लम होते देख मिशन कमांडर लॉवेल ने ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित अपने कंट्रोल रूम को रेडियो पर संपर्क किया और कहा, Houston, we have a problem. जो सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम का जैसे गला ही सूख गया, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। वो लोग ना तो अर्थ के पास थे और ना ही चांद के पास। मिड स्पेस से उन्हें वापस कैसे ले जाया जा सके। पर हाँ, इस वक्त पूरी टीम ये जानती थी कि ये समय सोचने का नहीं था कि हम क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचने का था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक में लीकेज था और स्पेस मिशन में ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है। स्पेस मिशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर पानी भी प्रोवाइड करता है और 3 फ्यूल सेल्स को चार्ज भी करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली हमारे रेस्पिरेशन के लिए। और इसीलिए सबसे पहले बिना पैनिक किए ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स ने ओडिसी के गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को स्विच ऑफ कर दिया।
ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किया जा सके अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करने के लिए। सारी चीजें ऑफ करके तीनों क्रू मेंबर्स एक्वेरियस में शरण लेने के लिए चले गए। लेकिन एक्वेरियस में जो ऑक्सीजन और स्पेस थी वो सिर्फ 2 लोगों को 2 दिन तक ही जिंदा रखने जितनी की थी, और वो 2 लोग थे लॉवेल और हाइस। वो स्विगर्ट को अकेले कमांड मॉड्यूल में मरने के लिए कैसे छोड़ सकते थे? और इसीलिए ऐसे में तीनों ने ये डिसाइड किया कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। इसी सोच के साथ तीनों कमांड मॉड्यूल से क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को साथ लेकर एक्वेरियस में शिफ्ट हो गए। पर ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ उन्हें झेलना था, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक गया था। मेन इंजन डैमेज होने की वजह से वापस पाथ पर लाना नामुमकिन था, और वो लोग स्पेस की गहराइयों में बस कहीं भी भटकते जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि करे तो करे क्या। तो अब ऐसे में ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल रूम ने सोचा कि क्यों ना एक्वेरियस के ही मदद से स्पेसक्राफ्ट को पाथ पर वापस लाया जाए। अब ये प्लान अच्छा तो था, पर इसमें एक दिक्कत थी कि एक्वेरियस का इंजन ना इतना पावरफुल था और ना ही उसमें इतना फ्यूल था कि वो अकेले पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ओर ले जा पाए। और इसीलिए कंट्रोल रूम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ी मून की ग्रेविटी की भी हेल्प ले ली जाए अर्थ की तरफ शिप को डाइवर्ट करने के लिए। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। उस समय के स्पेसक्राफ्ट्स में लगे गाइडिंग डिवाइसेस नोकिया के डब्बे मोबाइल से भी कम डेटा प्रोसेस कर पाते थे, और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को पाथ पर लाने के लिए एक्वेरियस के इंजन को कब और कितनी देर तक फ्यूल बर्न करना है, इसके कैलकुलेशंस कंट्रोल रूम को ही करने पड़े। और उन्हें ये कैलकुलेशंस जल्द से जल्द करने थे, क्योंकि ब्लास्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक चुका था और मूव होते होते मून के पीछे जा रहा था। अगर स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे चला जाता, फिर उन्हें वहां से वापस लाना नामुमकिन हो जाता। घड़ी के हर एक कीमती टिक टिक के साथ कंट्रोल रूम ने बाकी सभी कामों को होल्ड पर रखकर सभी साइंटिस्टों को इसी कैलकुलेशन में लगा दिया, और मून के पीछे जाने से पहले ही क्रू तक ये वैल्यूज पहुंचा दिए। जो पहुंचते ही क्रू मेंबर्स ने इन कैलकुलेशंस को काफी प्रिसाइसली इंप्लीमेंट किया, और उनकी जर्नी अर्थ की ओर आने के लिए शुरू हो गई। फिर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ पर लौट आया, क्रू ने गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को और कंजर्व किया जा सके। लेकिन बिना पावर के एक्वेरियस को गर्म रखने वाला सिस्टम भी बंद हो चुका था। कैबिन का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। ऊपर से री एंट्री के वक्त ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का यूज होने वाला था डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए ग्राउंड कंट्रोल ने क्रू को अगले 2 दिन तक पानी का कंजम्पशन भी कम करने के लिए कहा। अब फ्रेंड्स, जरा उनकी सिचुएशन आप अभी समझने की कोशिश करो। ये ऑर्डर्स आते ही डिहाइड्रेशन और ठंड की वजह से मानो क्रू मेंबर्स की हिम्मत जवाब देने लगी थी। मतलब एक्वेरियस जिसमें सिर्फ 2 लोगों का ऑक्सीजन और पानी था, सिर्फ 2 दिन के लिए उसमें 3 लोग सांसें ले रहे थे और बिना पानी के जूझ रहे थे। और ऊपर से धीरे धीरे कैबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे थे। पर जैसे तैसे उनका सामना करते हुए अपना क्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया। लेकिन अभी आने वाला था एक सबसे डिफिकल्ट और ट्रिकी पार्ट, और वो था अर्थ के अंदर री एंट्री मारना। री एंट्री के लिए सबसे पहले तो उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली अर्थ में एंटर करने के लिए गाइड करना था, क्योंकि गाइडिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। और गाइड करते वक्त उन्हें एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो था एंट्री का एंगल। एंगल 5.5 से 7.5 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल इससे कम हुआ तो एटमॉस्फेयर एक लिक्विड मीडियम के जैसे बिहेव करता है और स्पेसक्राफ्ट को किसी पानी में फेंके पत्थर की तरह बाउंस बैक कर स्पेस में कहीं भी फेंक सकता है। और अगर एंगल ज्यादा होता है तो वो स्पेसक्राफ्ट को किसी मीटियोर की तरह हवा में ही जला देगा, इंसिनरेट कर देगा। अब जाहिर सी बात है, इस एंगल को अचीव करने में काफी कोशिशें लगी, लेकिन इतनी सारी कोशिशों का फल भी उन्हें मिला। एंगल परफेक्टली सेट था, स्पीड सेट थी, एंड फाइनली उन्होंने अर्थ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और री एंट्री शुरू हो चुकी थी। एंट्री के वक्त जब हर चीज सही से जा रही थी, तब तीनों क्रू मेंबर्स एक्वेरियस से ओडिसी में वापस चले गए और उन्होंने उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को स्विच ऑन कर दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सर्विस मॉड्यूल और एक्वेरियस से पीछा छोड़ना। दोनों को एक एक करके ओडिसी से सेपरेट किया जाना था, क्योंकि ओडिसी की तरह उनके सरफेस पैनल्स एटमॉस्फेयर के साथ घसने से जनरेट होने वाली हीट को नहीं झेल सकते थे। री एंट्री के हर एक कदम पे सारी चीजें एक के बाद एक अच्छे से एग्जीक्यूट हुई और अप्रैल 17 के दोपहर में ओडिसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशन में मौजूद सामोआ आइलैंड के साउथ में एग्जैक्टली 1:07 PM को जाकर लैंड हुआ।
ये शायद इकलौता ऐसा वक्त हुआ होगा जहां सोवियट्स ने भी अपने 4 शिप्स यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने के लिए पैसिफिक में भेज दिए थे। आफ्टर 142 आवर्स 54 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स लॉवेल, हाइस और स्विगर्ट सुरक्षित अर्थ तक पहुंच चुके थे। और फिर इस मिशन के बाद नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने अपने स्पेस प्रोटोकॉल में कई बदलाव किए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा से कभी ना हो। पर फ्रेंड्स, एक चीज जो मुझे आज तक परेशान कर दी है वो ये है कि जब अपोलो 13 में कॉम्प्लेक्स फेलियर के बावजूद भी क्रू बच गया तो मिशन STS-107 जैसे एक सिंपल से स्पेस मिशन ने कैसे कल्पना चावला और अन्य 6 क्रू मेंबर्स की जान ले ली। क्या आप उस मिशन के बारे में जानते हो और आपको क्या लगता है रीजन क्या था? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको उस घटना पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी लिख दो नीचे कमेंट्स में, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ये चैनल आपको रोजाना ऐसा ज्ञान देगा जिससे आप जीनियस बन जाओगे। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।